बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। प्रोग्राम का आगाज़ हम खबरों से करेंगे। शहर की जितनी भी अहम खबरें होती हैं और जो अहम एक्टिविटीज़ चल रही होती है, हमारे रिपोर्टर दिन भर उस पर काम करते हैं और फिर हम उसको शो में शामिल करते हैं जी। सो आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह 11 बजे वाले सेगमेंट में। हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे और इसके साथ साथ हम आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट भी शामिल करेंगे। मौसम में खासी तब्दीली आ रही है, बल्कि तेज़ी से तब्दील होता चला जा रहा है और ऐसे लग रहा है गर्मी वाला एहसास हो रहा है। और गर्मी वाले एहसास में भी मैं राव साहब की तरफ देख रही थी तो खासे कपड़े राव साहब पहन कर आए, उनसे पूछ रहे थे उनको क्यों इतनी सर्दी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। तो बाहर तो गर्मी वाला मौसम महसूस हो रहा है, तो आपको क्यों इतनी सर्दी महसूस हो रही है? आपने 2, 3, 4 लेयरिंग पहनी। मुझे इनफैक्ट डे बिफोर यस्टरडे आई गॉट फीवर, तो इस वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई। मैं पंजाब असम्बली में था तो मैंने यही समझा तो जैसे आप तो अच्छी तरीके से धूप लगवा सकते थे खुली। जो आप बात कर रही हैं कि एहसास मौसम की तब्दीली का हो रहा है, तो मैंने भी बिल्कुल इसी पैटर्न को अडॉप्ट किया और एक वो टी शर्ट पहनी और राउंड नेक शर्ट पहनी और सिर्फ सिंपल जैकेट। तो वो उस दिन वो फैशन के चक्कर में तो चूँकि मुझे भुगतना पड़ गया, इसलिए मैंने थोड़ा कोशिश किया कि जो 2-4 दिन हैं ये कवर अप के साथ ही गुजारे जाएं, तो इट वुड बी बेटर फॉर यू। और आपको पता है कि आती सर्दी और जाती सर्दी में चूँकि एहतियात नहीं करते, जिसकी वजह से आपको हेल्थ के इश्यूज, खासतौर पर फीवर, थ्रोट इन्फेक्शन और ये लोगों को ये लग रहा है कि अब सर्दी जा रही है। तो ये इस हवाले से ना जाहिर है सबसे परसों बात यही कर रहे थे कि वेदर काफी जो चेंज है दिन के वक्त, जो आपको गाड़ी के अंदर भी अगर जो है अगर आपके जो मैं वही कल भी डिस्कस करी थी, विंडोज बंद है तो आपको बिल्कुल अब दिल करता है आप एसी लगा लें। एसी लगा लें तो ये सूरत हाल है। लेकिन रात को टेम्परेचर जो है ये बढ़ जाता है। राव साहब भी मेरे ख्याल में रात से बाहर हैं, तो इस वजह से इन्होंने जो है वो ज्यादा लेयरिंग की हुई है। रात के वक्त ये एहतियात लाजमी करें। मैंने तो एहतियात किया, आप इसको लेयरिंग समझे या ऐसे नहीं, क्योंकि मैंने ये एहतियात बड़ी जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैंने चूंकि यही अगर आपको इफेक्ट कर गई तो फिर ये लॉन्ग टर्म जो है फीवर का जो है आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। और मैंने 2 दिन ये तो लाइटर नोट पे था, वैसे सभी से गुजारिश है, सभी को एहतियात की अभी भी जरूरत करनी चाहिए। मैंने तो वैसे चूंकि आई वाज नॉट फीलिंग वेल यस्टरडे, इवन देन डे बिफोर यस्टरडे, और आई हैड टू लीव द असेंबली क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हुई अच्छी खासी। और हसन अली वाज विद मी, तो आप उससे भी पूछ सकते हैं कितनी इशू हुआ। ये तो हम लाइटर सर्दी का नहीं, बद एहतियाती की वजह से वो एक आपको फीवरेज में आप जब जाते हैं तो पहली स्टेज यही होती है कि आप फीवरेज में जाएंगे, उसके बाद फिर फीवरेज आपका होगी। लेकिन अपना ख्याल रखें, हम ऐसे लाइटर नोट पे बात कर रहे थे। खबरों की तरफ आ जाते हैं। हेलमेट पहनने का इतलाक मर्द और खवातीन दोनों पर होगा। डबल सवारी के लिए डबल हेलमेट लाजमी करार दिया गया है। इरफान मलिक साहब, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, और अभी तो हम इस चीज़ को इंश्योर नहीं कर सके कि बाइक पर जो फ्रंट पर बंदा जो बाइक चला रहा है हम उसको हेलमेट पहना लेंगे। 2 लोगों वाला किस तरह से पॉसिबल हो सकेगा? देखिए, इसकी स्टडी शुरू की गई थी आज से कोई 3-4 साल पहले, और उसमें बताया गया था कि हेलमेट जो है, क्योंकि एनवायरनमेंट का जो कमीशन है हमारा, उसकी तरफ से ये ऑर्डर दिए गए थे कि हेलमेट का लाजमी इस्तेमाल करवाया जाए और जो लोग हेलमेट नहीं पहनते उनको 2-2 हज़ार रुपये फ़ाइन किया जाए। ये काम शुरू हुआ, सिलसिला शुरू हुआ, तो उसके बाद ये चीज़ें सामने आई कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो हेड इंजरी के केसेस थे उनके अंदर खतर खा कमी आई, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी ट्रैफिक हादसा डेली बेसिस के ऊपर 300 से 400 के करीब डेली बेसिस के ऊपर हादसा हो रहे हैं, और इन हादसा में ज़्यादा शरह जो है वो मोटरसाइकिल सवार किया, और उसी की वजह से क्योंकि वो एहतियात नहीं करते थे, हेलमेट नहीं पहनते थे, तो हेड इंजरी के केसेस जो थे वो काफ़ी रिपोर्ट हो रहे थे। इससे हुकूमत के ऊपर भी एक बर्डन पड़ता है कि आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ देनी पड़ती हैं, उसके साथ साथ शहरियों को खुद जो है वो अपनी जान जो है ख़तरे में डाल रहे थे। इसके ऊपर इक़दाम किए गए और अब जो है ये फ़ैसला किया गया है कि दोनों, जो आगे भी बैठेगा मोटरसाइकिल के या पीछे बैठेगा, दोनों जो है वो मोटरसाइकिल के ऊपर हेलमेट पहनेंगे। इस पर आप देखें कि जिस तरह इन्फोर्समेंट की गई, जिस तरह इसके ऊपर सख्त एक्शन लिया गया, अभी भी आप सड़क के ऊपर देखेंगे तो आपको 80-90% जो है वो लोगों को हेलमेट वेयर करते हुए आप देखेंगे। लेकिन इसमें एक जो ख़तरनाक चीज़ ये है कि हेलमेट का इस्तेमाल कर तो हम लोग रहे हैं, लेकिन उसमें साइड मिरर्स नहीं लगा रहे। फिर जो हेलमेट हम यूज़ कर रहे हैं ये रेसिंग हेलमेट्स हैं, और रेसिंग हेलमेट जो है ये यूज़ होता है रेस के लिए। हम इसको जो है वो एक हेलमेट है
जिसके अंदर आपका साइड व्यू ब्लॉक नहीं होता, वो हेलमेट अगर यूज किया जाए, उसके ऊपर लेके आया जाए, तकरीबन इसके अगर देखें ना, जिस तरह अब हेलमेट जो है, अच्छे वाला हेलमेट जो है वो 3 से 4,000 रुपए के दरमियान जो है वो आपको कॉस्ट कर रहा है। लेकिन अगर मार्केट के अंदर आप देखें, स्टॉल्स देखें, जूं सख्ती होती है तो आपको जगह जगह स्टॉल्स नजर आते हैं, वहां पे आपको 400 का 500 का हेलमेट भी मिल जाता है। तो इस तरह अगर इसके ऊपर फोकस किया जाए कि हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूरी हो, लेकिन उसका साइड व्यू जो है वो ब्लॉक ना हो, उसके ऊपर मोटरसाइकिल के ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर उसके अगर जो है वो मिरर्स लगे हों, तो फिर इसका एहतियात की जाती है। क्योंकि अगर आप देखें कि अब भी अगर जो सड़क के ऊपर मोटरसाइकिल सवार चल रहा है, उसका साइड व्यू ब्लॉक है और उसकी वजह से भी हादसा होते हैं। फिर उसके साथ साथ हमें जिस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो हमें रोड सेंस पैदा करने की ज़रूरत है। इन्फोर्समेंट से ज़्यादा हमें रोड सेंस के ऊपर काम करना चाहिए, जो कि हमारे ना हुकूमत कर रही है, ना ट्रैफिक पुलिस कर रही है, ना कोई और इदारा कर रहा है। कि रोड सेंस दें कि हमने रोड के ऊपर सफ़र किस तरह करना है, हमने अगर हाई स्पीड लेन के अंदर रहना है तो हमारी स्पीड कितनी होनी चाहिए, अगर हमने मिड जो लेन के अंदर रहना है तो उसमें हमें क्या होना चाहिए। ड्राइवर हजरात जो साल से गाड़ियां मोटरसाइकिलें चला रहे हैं ना, उन्हें इस सेंस का ही नहीं पता, उन्हें इस सेंस का देखिए, उन्हें इस सेंस का इस वजह से नहीं पता कि हमारा जो लाइसेंसिंग का निज़ाम है ये इंतहाई बोसीदा है। हम उसके अंदर कोई उसको जो है वो एजुकेट नहीं कर रहे, हम उससे सिर्फ पूछ रहे हैं आपको सिग्नल का पता है, उसने बता दिया कि हाँ जी मुझे सिग्नल का पता है। आपको जो वहाँ पे लाइन लेन के बारे में डिसिप्लिन का पता है, उसने कह दिया हाँ जी पता है। तो उसके बाद हम उसको ट्राई लेते हैं छोटी सी एक, और उसके बाद उसको लाइसेंस जारी कर देते हैं। तो ये प्रैक्टिस अगर आप बैरून मुल्क में देखें, वहाँ पे लाइसेंस लेने के लिए आपको सालों का इंतज़ार करना पड़ता है, ऐसे ही है। सालों का इंतजार, और उसके साथ साथ आपको जब आपको लाइसेंस दिया जाता है, उसके लिए आपके पास एक नुमाइंदा आता है हुकूमत का, वो आपके साथ गाड़ी में बैठता है, वो तमाम आपको चीज़ें मॉनिटर करता है कि आपने सीट बेल्ट का इस्तेमाल किया, आपने जो अपने मिरर्स हैं उनको एक्यूरेट किया, आपने अपना स्टीयरिंग बैठते हुए किस तरह पकड़ा, ये सारी चीज़ें मॉनिटर करने के बाद फिर लाइसेंस दिया जाता है। हम अनफॉर्चुनेटली अभी इन चीज़ों से बहुत दूर हैं। हमारे पास ड्राइविंग सेंटर मौजूद हैं, वहाँ पे आप जाएं, एल शेप में आपने ड्राइव करके दिखाना है, उसके बाद आपको जो है वो लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। लाइसेंसिंग के निज़ाम में इन चीज़ों को ऐड करने के बाद ही हम लेन लाइन का डिसिप्लिन जो है इसको बरकरार रख सकते हैं। जब तक ये चीज़ें बरकरार नहीं रहेंगी, आपके ट्रैफिक के इश्यूज भी रहेंगे और हादसा भी पैदा होते हैं। राव साहब, खवातीन के लिए भी लाजमी करार है, अगर आप स्कूल बच्चों को छोड़ने जा रहे हैं तो हम तो यहाँ देखते रिवायत है 2 बच्चे आपने बाइक पे बैठाया, क्या बच्चों को तो याद रखें, किसी कानून का ताल्लुक जेंडर से नहीं होता, कानून सबके लिए बनता है। तो ये बात नहीं, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ, बट नॉर्मली एक हमारे यहाँ वो रिवायत नहीं है। इसमें हेलमेट की पाबंदी आपके इस शो में इसी जगह पर बैठ के बताया गया था कि साल 2023-24 के दौरान जो मर्डर, डकैती और डिफरेंट जो हादसा थे, उसमें जो अमवात हुई वो 7,900 थी, और एक साल में 8,400 के करीब अमवात सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से बाइकर्स की डेथ्स हुई हैं। अब मुझे बताएं कि एक तो बात, ये जो डेटा इसमें बताया जा रहा है इसी स्टोरी में कि तकरीबन 26 या 36% शायद इसमें कमी आई है, 26% इसमें कमी आई है। तो ऑब्वियसली हादसात में कमी, हादसात तो होते हैं, लेकिन हादसात के बाद अमवात की शरह में कमी, ये आपने कानून की पाबंदी की तो इसके नतीजे में नताइज भी आना शुरू हुए कि अब कम से कम हादसात के नतीजे में अमवात नहीं हो रही। तो अगर जब बाइकर्स की जब होगी टक्कर होगी या गिरेगा या बाइकर्स का कोई हादसा होना है, तो फिर ये नहीं होना कि एक ने गिरना है और दूसरे ने नहीं गिरना, दोनों ने गिरना है। और ज़्यादातर अमवात सर की चोट लगने की वजह से ही मौका पर जो डेथ्स होती हैं वो, तो इसमें अगर जो गवर्नमेंट है इसको इंश्योर कर रही है, गवर्नमेंट का एक इदारा जो कि पंजाब पुलिस है, अगर इसको इंश्योर कर रही है कि ये आपकी है ही वसीतर आपके मुफाद के लिए है, और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप अगर जो बाइकर जो चला रहा है बाइक वो उसने हेलमेट पहना हुआ है, लाइक जिस तरह से कीमतों की बात हो रही है 5,000 का या अच्छा हेलमेट, यानी
ये वो काम है, इस पे कॉम्प्रोमाइज वैसे करना नहीं चाहिए, अच्छा हेलमेट ही पहनना चाहिए। लेकिन आजकल जिस तरह के हेलमेट आजकल जो कैप लाइक हेलमेट भी मौजूद है, आप वो पहन लें, वो वाला पहन लें। बिल्कुल, इसमें ऑब्जेक्टिव तो एक ही है कि आपको सर की चोट ना लगे। अब मैं लाइसेंसिंग के निज़ाम की तरफ में आऊंगा, चूंकि इरफान भाई बता रहे थे। अब लाइसेंसिंग का निज़ाम हमारा बहुत पुराना है। हमने ख़वातीन की आपने भी बात की, यकीनन पाबंदी तो सबको करनी है, खातून हो या मर्द हो, पाबंदी तो सबको करनी पड़ेगी। जिसने बाइक लेके निकलना है, जिस तरह से हम इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरवीज पर काम कर रहे हैं, तो जाहिर है वो दो लोग बैठेंगे तो दोनों लोगों को इसमें फायदा आप ही का है। आप जल्दी मान जाएंगे तो ज्यादा बेहतर है, जुर्माना करवा के अगर मानेंगे तो तब भी फायदा एट द एंड ऑफ द डे आपका अपना है। लाइसेंसिंग के हवाले से बाकायदा जो एक सिस्टम राइज है, हम देखते हैं ये यहाँ पे करीब मिडल ईस्ट में बाकायदा ड्राइविंग स्कूल्स हैं। ड्राइविंग स्कूल्स में तमाम तर वो तरबियत जिसका कि टेस्ट आगे होना होता है लाइसेंस लेने के लिए, जब तक आप ड्राइविंग स्कूल को मुतमिन नहीं करते वो प्रोसीजर आगे नहीं होता। इसी वजह से बहुत सारे लोगों को इंतज़ार भी करना पड़ता है। हमारे यहाँ ड्राइविंग स्कूल्स हैं, लाइक अभी ये आबशार के नाम से जो बना, ये बड़े इसमें ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और उनको ख़वातीन ट्रेनर्स ही जो हैं वो गाड़ी की तरबियत फराहम करती हैं, और साथ में सरकारी छतरी के नीचे आपको ना सिर्फ गाड़ी चलाने की तरबियत है, फिर जो लॉज हैं, ट्रैफिक रोड सेफ्टी लॉज हैं, उनसे मुतल्लिक भी आपको मुकम्मल जो है वो वहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो ये एक एग्जांपल है। इनकी तादाद अगर आप बढ़ाएं तो मेरा ख्याल है लाइसेंस लेने के लिए लोग बजाय इसके कि खुद से ट्राइयाँ देते फिरें और बार बार नाकाम भी होते हैं, या कोई किसी को सिफारिश करवा के कोई लाइसेंस बनवाता है, तो इस रुझान में कमी ज़रूर आएगी। और लाइसेंसिंग स्कूल के लिए बाकायदा कैंपेनिंग की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि बेशक आप प्राइवेट सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व करें, और ये एक एजुकेशन ही है। जी बिल्कुल। ये जो इसके काफ़ी ज़्यादा, वो पहले तो जब हमने लाइसेंस बनवाया था तो एक बुक दिया करते थे साथ, जिसमें सारे जो ट्रैफिक लॉज हैं, कवानीन हैं, उनसे मुतालिक लाइन, लेन और सिग्नल्स, मुख्तलिफ सिग्नल्स हैं, दाएं मुड़ना है या, तो आपको पहले इन पे काम करना होगा। एक फुटेज में अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहिए। इरफान साहब जरा गौर से देखिएगा, फिर मुझे आपसे पूछना है जी। अब यहाँ रिवायत क्या है, हम देखते हैं 4-4, 5-5 लोग एक साथ बैठेंगे। देखें जो पीछे बच्चा बैठा है वो ऑलमोस्ट गिरने वाला है बाइक से। 5 से 6 लोग एक बाइक पे बैठे हैं, और ये शहर में कोई एक ऐसी बाइक नहीं है, आपको एक रोड पे 4-5 तो ऐसी बाइक। शंघाई ब्रिज से आगे चले जाएं तो आपको हर दूसरा बाइक अब इसको कैसे इंश्योर किया जाएगा? बिल्कुल देखें, कानून के मुताबिक ये चीज़ जो है ये वायलेट कर रहा है, बंदा कानून को वायलेट कर रहा है। और ट्रैफिक कवानीन की अगर बात की जाए, जैसे हम बात कर रहे हैं, ट्रैफिक कवानीन कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो आपकी सेफ्टी से रिलेटेड ना हो। आपने सिग्नल ब्रेक किया, उसमें आपकी अपनी सिक्योरिटी, आपकी जान का तहफ़्फ़ुज़। अब इस शख्स जो ये 4-4 बच्चे लेकर मोटरसाइकिल के ऊपर ट्रैवल कर रहा है, इसमें बच्चों की भी सेफ्टी जो है वो दाव पे है, इसकी अपनी सेफ्टी, और इसने इसके साथ साथ अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा किसी चीज के साथ भी होगा तो उसकी जान को भी खतरा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। रोड यूजर जो है वो तमाम के तमाम इसकी वजह से स्टेकते हैं। इसी अखबार में हमारी जिसकी ये हम लीड पढ़ रहे हैं, उसके अंदर आपको एक और तस्वीर भी नजर आ रही होगी जिसमें बच्चे जो हैं रिक्शे में स्कूल जा रहे हैं, लटक के जा रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस जो है ये भी बहुत आम, और ये आम हमने बिल्कुल रोड लाइक ये हमने देखा था कि पहले बसों के ऊपर, बसों की छतों के ऊपर लोग ट्रैवल करते थे, बसों के साथ लटक के ट्रैवल करते थे, और शहर में हम भी करते रहे हैं। ये नहीं कि हमने नहीं किया, हम भी स्कूल कॉलेज जब जाते थे तो उस वक्त बसों के साथ लटक के भी चले जाते थे। तो ये प्रैक्टिस ख़त्म हुई कि हमने इसके ऊपर इन्फोर्समेंट की, चीज़ें बेहतर की। अब इन चीज़ों को भी बेहतर करने की ज़रूरत है। जहाँ पे ट्रैफिक कवानीन की बात है कि कोई भी कानून जो है वो शहरी की अपनी सेफ्टी से जो है वो रिलेटेड है, उसमें कानून पे इम्प्लीमेंट करेगा तो वो खुद महफूज रहेगा, वो सीट बेल्ट लगाएगा खुद महफूज रहेगा, हेलमेट पहनेगा खुद महफूज रहेगा। ये तो आप समझिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग है। ये लोगों को खुद जो है इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो करनी चाहिए। और इस तरह के स्टंट्स जो है ये किसी की मजबूरी भी हो सकती है कि उसने सब लोगों को ट्रैवल करना है, इकट्ठे लेके जाना है,
लेकिन उसके साथ साथ उसको अपनी सेफ्टी भी फर्स्ट जो है इसके नतीजे में अगर खुदा न खास्ता हादसा हो तो फिर ये कहा जाता है कि लिखा ही ऐसे होगा, लिखा ही ऐसे। अच्छा जी, अब सीटीओ साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं माफी कोई नहीं है, 1 हफ्ता जो है वो आपको आगाही दी जाएगी, यानी रोक रोक के लोगों को ये कहा जाएगा जी भाई सीट बेल्ट लगा ले, आपका फायदा है, हेलमेट पहन ले, आपका फायदा है, लेकिन 1 हफ्ते बाद चालान होंगे। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप चालान करवाना चाह रहे हैं या फिर हेलमेट पहनना चाह रहे हैं। अल्टीमेटली इससे आपकी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी होगा। रोज़ाना आप वाक़यात देखें, रेस्क्यू से जो डाटा शाम के टाइम शेयर किया जाता है कि शहर में इतने हादसा हुए। सो अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, अपनी ज़िम्मेदारी समझें और अपने लिए अगर कुछ अच्छा चाहते हैं तो इन चीज़ों को ज़रूर इंश्योर करें। ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि सीटीओ की जानिब से जो वाज़ेह अहकाम दिए गए हैं कि अब आपने कवानीन की पाबंदी करनी है। मैं दोबारा से इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आपको किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। 1 हफ्ते का टाइम है, उसके बाद बाइक पे जो दोनों लोग होंगे, चाहे पीछे खातून बैठी हैं, चाहे खातून बाइक चला रही हैं, बहुत सारी खवातीन जो बाइक चला रही हैं वो तो हेलमेट पहन रही हैं, मैं खुद इस चीज़ को देखती हूँ, दोनों लोगों ने हेलमेट पहनना है। और प्लीज़ ये मत कीजिए जो अभी हमने फुटेज दिखाई है कि 6-6 लोग एक ही बाइक पे बैठे हुए हैं। अच्छा जी, हेलमेट एक तो पहनने, सीट बेल्ट पहननी, अदरवाइज इस पर जो है वो सख्ती से चालान किया जाएगा। अगली खबर की तरफ आ जाएंगी। बेहतरी लाने की कोशिश की जा रही है, ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात की जा रही है, तो बाइकर्स लेन बनाई गई है। अब बाइकर्स लेन दुनिया नायाब खबर ये दे रहे हैं कि जो बाइकर्स लेन है फिरोजपुर रोड पर, इसके पेंट पर 13 करोड़ रुपए जो है वो सिर्फ खर्च आया है। पता नहीं कौन सा आला पेंट हो गया है। राव साहब देखिए, ये अटेम्प्ट पहले भी की गई है, सीबीडी ने भी एक अटेम्प्ट की, लेकिन वो आपको अगर उसको इस्तेमाल किसी ने नहीं किया, अगर आप उसको गुजरे, फिर एक उससे पहले लिबर्टी चौक में भी एक इस तरह से ग्रीन बना के और वो एरियल फुटेज एक दफ़ा बना के उसको फिर वायरल करके, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप जो है वो एक फैब्रिकेटेड कामों का जो उस पर जितना मर्जी पैसा लगा लें। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है मकसद क्या था सीएम साहिबा का दुनिया, मकसद तो इसके अगर आप ऑब्जेक्टिव के पीछे जाते हैं तो वो तो यही है कि ट्रैफिक को स्मूथ रखे, ट्रैफिक मैनेजमेंट, और बाइकर्स जो हैं वो महफूज हों एक लेन में, और बाइकर्स दूसरों को भी माजरत के साथ महफूज रखें पूरी सड़क पर वो ट्रैवल करते हुए। और फिरोजपुर रोड पर तो अगर आपका एक्सपीरियंस है तो कभी चेक कीजिएगा, जो ही आप कलमा चौक या ये शंघाई पुल क्रॉस करते हैं तो बाइकर्स आपको वो सेंटर में नजर आते हैं। वो वहाँ पे कोई नहीं, जो कसूर टुवर्ड्स कसूर आगे आपने जाना है गज्जू मता और काना की जानिब, तो वो आपको वहाँ पे कोई तफरीक नहीं है, वो यानी महमूदो याज एक सफ में ही वहाँ पे नजर आते हैं आपको। और फिर ये जो फोटो आपने दिखाई है अभी थोड़ी देर पहले 6-6 लोगों की, इस तरह के मनाजिर बिल्कुल आम है वहाँ पे। तो अब इस पे मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि आप अभी से अगर आपने 13 करोड़ रुपए खर्च करने हैं तो 13 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए आपने ज़रूर, आप चीफ मिनिस्टर पंजाब की अगर ये डायरेक्शन है तो उसको ज़रूर ठीक है आप फॉलो करें, लेकिन आप 13 की बजाय बेशक 15 या 20 करोड़ रुपए खर्च कर लें, लेकिन ये एक दफ़ा लगे और फिर 5 साल तक इसके समरात भी आपको मिले। बिल्कुल हो क्या रहा है कि एक लेन हल्का सा वो डिवाइडर लगा के और उसके बाद उस लेन को मुख्तस करके पेंट करके पता चलता है कि 13 करोड़ रुपए लग गए, और उसके बाद जो ही गर्मी आनी है तो इसने रंग ने फिर मदम होना है, तो मदम होने के बाद आगे फिर मजीद आपको ये अभी तो सोशल मीडिया की तस्वीरों के लिए चीफ मिनिस्टर के जो सोशल मीडिया पेजेस हैं उनके लिए बड़ी जबरदस्त फुटेज बनेगी, ये आप देखिएगा, बड़े कलरफुल और बड़ा लगेगा डिसिप्लिन्ड है। लेकिन क्या 4 या 5 माह बाद फिर ये ऐसे ही रहेगा? यकीनन ये ऐसा नहीं रहेगा। दुनिया जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जा चुकी है। प्लास्टिक मटेरियल के इस्तेमाल का आपको याद होगा कि बड़ा वावेला मचाया गया और ये कहा गया कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हम जफर अली रोड और कजाफी स्टेडियम से जो मुस्लिम टाउन से टुवर्ड्स कलमा चौक का एरिया, इसको हम प्लास्टिक की जो मटेरियल है इस्तेमाल करके रोड्स बनाएंगे ताकि उसकी जो ज़्यादा देर तक वो जो है वो सड़क इस्तेमाल की जा सके। तो अब इसमें जो आप करें, बजाय इसके कि आप इस फॉल्ट में इस कलर का फॉर्मूला को यूज करें, बेशक तजर्बाती तौर पर कर लें, किसी और शाहरा पर कर लें, वो कामयाब होने के बाद आप इसको रेप्लिकेट करें इधर, तो बात समझ आती है। ये पेंट की मद में तो ये सवाए
सिवाय अब पेंट ना करें वैसे लेन आप कर दें। पेंट अपनी जगह। इंजीनियरिंग विंग क्या कह रहे हैं कि बाइकर लेन पे खतीर रकम तो खर्च कर दी, लेकिन तवील मुद्दती तकनीकी पहलुओं को नजरअंदाज। यही हम यही बात कर रहे हैं कि तवील मुद्दती नहीं है। अब चीफ मिनिस्टर ने डायरेक्शन दे दी, चीफ मिनिस्टर ने अगर डायरेक्शन दी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप पैसे के ज़िया को प्रायोरिटाइज करें। बदकिस्मती यही है कि मैं ये देख रहा था 13 करोड़ रुपए एक खतीर रकम है। यहाँ पर तो हम देखते हैं कि जो नई बातें सुन रहे हैं, सूबाई वुज़रा के घरों की जो तज़ीनो आराइश पे पैसा लग रहा है वो 10-10, 12-12 करोड़ रुपए तो कोई बात ही नहीं रही। यानी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बिल्कुल ही मजाक बनाया गया इसको। और आप देखिए इसका बराह रास्त जो हिट होना है कल को, ये 13 करोड़ हो या 113 करोड़ हो, जितने पैसे भी लगेंगे ये लगेंगे चीफ मिनिस्टर की डायरेक्शन पे और ये चीफ मिनिस्टर के खाते में पड़ने हैं कल को। ये ग्राउंड पर इस्तेमाल हुए हैं या नहीं हुए, लेकिन चूंकि चीफ मिनिस्टर की डायरेक्शन है बाइकर्स लेन, अब इस पे जो ऑब्जेक्टिव है वो उस पर हम बात नहीं कर रहे। ऑब्जेक्टिव इसमें ठीक है कि बाइकर्स को अलग होते हैं, स्मूथ ट्रैफिक चलेगी, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। अभी तो हम लेकिन आप तामीर में कर रहे हैं कि पेंट पे इतने पैसे लग जाते हैं। यही एक चीज जो है, ये फायदा पहुंचना नहीं पहुंचना वो बात की बात है। ये किस लिए की जाती है? आपको याद होगा लिबर्टी चौक जो है, इसको भी जैसे राव साहब ने भी जिक्र किया कि उसको भी बड़े मुख्तलिफ रंग लगा के सोशल मीडिया के लिए तस्वीरें बनवाई गई। ये सिर्फ चीजें भी अभी भी सोशल मीडिया के लिए की गई हैं, अपने अकाउंट्स के लिए, कि हमारे अकाउंट्स के ऊपर ये चीजें लगे। पंजाब गवर्नमेंट के अकाउंट्स के ऊपर जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके ऊपर ये तस्वीर खूबसूरत लगे, लेकिन पैसा नहीं तो लगाए। यही हम बात कर रहे हैं कि सड़क के ऊपर पेंट से क्या फायदा, सड़क के ऊपर पेंट से क्या फायदा, नीचे बुरे हालात, सड़क के ऊपर पेंट से क्या फायदा जब उसके ऊपर आपने, वो सड़क है, सड़क के ऊपर आपने पेंट कर दिया। जब आपने उसके लिए डिवाइडर बना दिया, डिवाइडर जब बना दिया गया, उसके जो है वो उस लेन में आप देखें कि उसके साथ साथ एक सीमेंटेड डिवाइडर है, वो बनाया गया है, वो 1-1 फीट का है, वो बना दिया गया। अब उसको खूबसूरत बनाने के लिए चक्कर में आपने 13 करोड़ रुपया सड़क के ऊपर पेंट कर दिया। सही बात है। ये जो है जब आपने डिवाइड कर दिया, मकसद पूरा हो गया, मकसद पूरा हो गया। अब ये सिर्फ अब आपको जो, जैसे आपने ये ड्रोन की फुटेज अभी दिखाई जिसके अंदर आपको खूबसूरत से मनाज़र नजर आ रहे थे, ये सिर्फ इसके लिए 13 करोड़ रुपया लगा दिए गए। जिन साबका हुकूमतों की उम्र अब हम बात करते थे कि उन्होंने लिबर्टी जो है उसको रंग करके उसकी खूबसूरत तस्वीरें, बिल्कुल ये कर दिया था। ये चीजें भी अब वही की जा रही हैं और इस तरह की प्रैक्टिस जो है ये पहले दौर में भी की गई। मैंने जैसे आपको पहले भी एक दफा बताया था कि माल रोड जो है, इसको सेफ सिटी की तरफ से भी करोड़ों रुपया इस चीज का लगा दिया गया कि हमने इसके ऊपर बाइकर्स के लिए और बसेस के लिए लेन बनानी है। वो पेंट आज भी मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो काम नहीं, उसको यूटिलाइज नहीं किया। बेसिक जो है बात वही है कि जब तक आप शहरियों को रोड सेंस नहीं देंगे, उन्हें बताएंगे नहीं कि जो बाइकर्स है उसने एक्सट्रीम लेफ्ट पे रहना है, जो गाड़ी जिसने तेज चलानी है उसने एक्सट्रीम राइट पे रहना है, जिसने गाड़ी आम नॉर्मल स्पीड के ऊपर लगानी है उसने मिड में रहना है। जब तक ये चीजें आप हर लाइसेंस होल्डर को, हर कार सवार को, हर मोटरसाइकिल सवार को नहीं बताएंगे, तब तक ये इस तरह की जितनी मर्जी चीजें करते रहे। अब ये आपने उसके अंदर वो लगा दिया जंगला बस, जो जिसको कहा जाता था, वो भी यही था कि उसको आपने इसकी डेडिकेटेड लाइन की, आपने जंगला लगा दिया, वहां पे बस चल रही है। क्या अब उस बस को भी नीचे से रंग करना पड़ना था सड़क को? नहीं किया गया, क्योंकि वो एक अच्छा प्रोजेक्ट था। शायद आप बेहतर तरीके से जानते भी हो, राव साहब आप भी, बहुत आला क्वालिटी का भी अगर हम पेंट इस्तेमाल कर लें तब भी इतने पैसे लग जाते हैं। अब देखिए ये देखिए ये चीजें तो अच्छा, ये स्पॉन्सर भी वैसे क्या सीएम साहिबा को भी नहीं पता ये अगर थोड़ी सी एफर्ट की जाती तो ये स्पॉन्सर भी हो सकता था। जो लिबर्टी वाला हुआ था वो स्पॉन्सर था। और आपने अगर करना ही है, चले आप रंग बिरंगे आपने, अच्छा दुनिया में इस वक्त जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है एसफॉल्ट में, वो ब्लू कलर को इस्तेमाल करके एक वो फार्मूला है जिसके तहत ये करते हैं। और ब्लू रोड्स का कॉन्सेप्ट है मुख्तलिफ वो ममालिक में, हीट को कम करने के लिए। अच्छा अब ये आप इसको जितने मर्जी रंग कर लें, ग्रीन कर लें, इसने मदम होना है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। रेस कोर्स में जिलानी पार्क में क्रिकेट ग्राउंड के आसपास में एक ना एथलीट्स के लिए एक वॉकिंग ट्रैक बनाया गया जिसमें
अच्छा, उसमें अब आए रोज वो उसका सिर्फ पैदल चलने से उसका रंग जो है वो मदम, ये ऑब्वियसली बाइक चलेगी तो आप जब सड़क के ऊपर रंग करना ही बेवकूफी है। उसके बाद जो है कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं है, जो है वो उसके ट्रैक जो है वो डिस्टर्ब होगा। 4 से 5 दिनों में जब आपने डिवाइडर लगा दिया उसके बाद पेंट करके ये 13 करोड़ का सरकार के टैक्स के पैसे, बस ये सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए, ये टिकटॉक के लिए जो है ये बनाई गई कि हमारे मैडम वजीर आला और पंजाब गवर्नमेंट के जो टिकटॉक अकाउंट आपने ब्लू रोड्स के हवाले से जो ब्लू रोड्स का कॉन्सेप्ट चल रहा है मुख्तलिफ ममालिक में, क्या उसको अडॉप्ट किया? उसका कोई बेशक 13 की बजाय आप 26 करोड़ लगा ले, लेकिन वो पायदार चीज तो होगी। वो 5-10 साल के लिए अगर सिर्फ बाइक की सिर्फ अगर बाइक चलनी है तो वो ब्लू रोड वो खराब ही नहीं, वो आपकी हीट को भी काउंटर करेगा और साथ में वो खराब भी नहीं होगा। अब ये पेंट करेंगे, ये साल का टाइम कह रहे हैं, मैं कहता हूँ ये 4 माह में जो ही ये धूप जरा थोड़ा पेंट खराब हो ना हो, पेंट लगाना ही पड़ जाएगा। चलिए जी, हम डिस्कशन अपनी कंटिन्यू रखते हैं, अब ब्रेक की तरफ जाने हैं जी। ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। रावी से शाहदरा तक ब्रिजेस की रीवैम्पिंग स्कीम जो है उसको मंजूर किया गया है। बसाम सुल्तान की खबर है ये। ब्रिजेस को रिवैम्प किया जाएगा, डीसी ऑफिस को भी अपग्रेड किया जाएगा। इसमें किया क्या जाएगा जी? 5 तरक्याती स्कीमों का जायजा, लटकते तारों के मसाइल पर बात होगी, ज़ेर ज़मीन केबल चैनल्स का सर्वे करने की भी हिदायत जारी की गई हैं। ये लाहौर डेवलपमेंट पैकेज का हिस्सा है राव साहब? ये एक जो बिल्कुल ये उसी का ही एक हिस्सा है। और इसमें रावी ब्रिजेस की अगर बात करें तो रावी ब्रिजेस में से जो एक पुराना ब्रिज जिसकी एक लेन को मेट्रो बस के लिए इस्तेमाल किया गया और उसके बाद फिर एक नया साधन बना, वो उसको तो वो रेनोवेट हुए हुए हैं। लेकिन खैर ये चूँकि हैवी ट्रैफिक चलनी है तो इनका ये तसलसल है। ये जब आपके बड़े शहरों के वो कहते हैं बड़े मसाइल, वो तो आपको साथ साथ उनकी रिवैम्पिंग। लेकिन मसला ये है कि क्या हम पैसा जब खर्च करते हैं तो हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि कल को अगर इसकी मियाद जो है सड़क की कम से कम, आखिर क्या वजह है कि 20-20 साल तक इसी शहर में 20-20 साल तक भी सड़कें ख़राब नहीं होती हैं और इसी शहर में 20 दिनों बाद सड़क ख़राब हो जाती है? इसकी क्या वजह है? कभी इस पे काम किया? और जो कमेटी बैठती है वो फंड्स की अप्रूवल दे देती है, उसको वो खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं मिनिस्टर्स को और उसके बाद फिर वही सिस्टम। अब गुजारिश ये है कि इसमें शाहदरा पुल से तो चलो ट्रैफिक गुजरनी है, वो सड़क टूट फूट का हैवी ट्रैफिक गुजरनी है, चले मान लेते हैं बात वैसे कि जी उसको रिपेयर करने की ज़रूरत है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस उसकी ज़रूरत है, चले अच्छी बात है, इसको अपडेट रहना चाहिए क्योंकि ये गेटवे ऑफ लाहौर है और ये जितना खूबसूरत होगा उतना ही अच्छा इंप्रेशन आता है लाहौर शहर में आने के लिए। अच्छा, अब इसमें खबर ये है कि डीसी ऑफिस की भी अपग्रेड होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। डीसी ऑफिस को अपग्रेड, क्या वहाँ पे कोई नई इमारत बनाने का प्लान? नहीं, मैं अभी इसी तरफ ही आता हूँ। अभी 2 दिन पहले ही बसाम सुल्तान की स्टोरी थी कि 6 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए थे और 12 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे डीसी ऑफिस के 4 से 5 दफातर पर। वो दफातर कौन से थे? डीसी ऑफिस का जो, अगर आप डीसी ऑफिस को पुराने को छोड़कर नया जो बनाया गया, जो कि कोर्ट होती थी पहले, जहां पर एडीसीआर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी डिप्टी कमिश्नर लाहौर खुद केसेस को, रेवेन्यू केसेस को सुना करते थे, उसको ख़त्म करके उसमें अगर आप जाएं तो वो आपको किसी सूरत ये लगता ही नहीं है कि किसी पब्लिक सर्वेंट का ये ऑफिस है। वो इतना आलीशान बनाया गया है। चले मान लेते हैं जी, नौकरशाही का एक अपना अंदाज है, होना भी चाहिए। एक बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी दरबार में आप गए और आलीशान दरबार का वो मंजर पेश करता है, वो वाला कमरा। उससे पहले एडीसीआर के कमरे को रेनोवेट किया गया और मिलियंस ऑफ रुपीस वहां पर खर्च किए गए। फिर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस के ऑफिस को, फिर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल के ऑफिस को, फिर इसी तरह दूसरे जो दफातर थे, इवन देन के बिल्कुल जो डीसी का पुराना ऑफिस होता था वो इस तरह का लेविश ऑफिस बना हुआ है जो कि अब शायद किसी असिस्टेंट कमिश्नर के कंट्रोल में। खतीर रकम खर्च की गई है। अब और कौन सी अपग्रेडेशन चाहते हैं आप? और लॉन आपका, वो डीसी मोहम्मद अली थे, उन्होंने लॉन को सारे को, अब क्या यहाँ पे मतलब इसको क्या कोई ट्रिपल स्टोरी या कोई 5 स्टोरी मल्टी स्टोरी टावर यहाँ पे बनाना चाहते हैं? अगर ज़रूरत है तो फिर तो बात समझ आती है। अगर आपको ज़रूरत है, अब आपने जो तहसीलें बनाई हैं
उनके दफातर की तरफ तो मैं कोई बात नहीं सुन रहा। वो कोई किराए के दफ्तर में बैठा है, कोई जो म्यूनसिपल जो जोन्स के दफातर हैं मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के, कोई वहां पर बैठा है, उनके लिए दफातर नहीं है। यानी नई तहसीलें आपको पता है लाहौर शहर की अब 10 तहसीलें, यानी वो अपने मुताबिक प्रायोरिटी सेट करे। राव साहब माजूद, इमीडिएटली ब्रेक का कहा जा रहा है, इसके बाद आते हैं हम, ब्रेक के बाद इसी पे आएंगे, ब्रेक के बाद आते हैं। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है। पिछली खबर पे इरफान साहब आपका एक कमेंट है, फिर हम चलेंगे जी चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ। अच्छा जी, हम खबर ये डिस्कस कर रहे थे कि ब्रिजेस की रिवैम्पिंग की जाएगी। सो आप समझते कि ये ज़रूरी है? बड़ी ज़रूरी है। और इसमें आप देखें कि लाहौर डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है, इसके पहले मरहले में 6 जो टाउन्स हैं उनकी सड़कों, गलियों, नालियों की तामीर और मरम्मत जो है वो भी की जाएगी। और उसके साथ साथ एक बहुत अहम मसला जिसके बारे में आज़मा बुखारी की तरफ से ये बताया गया है कि लटकते तारों को दुरुस्त करने के लिए इकदाम किए जाएँ। ये मैं समझता हूँ शहर में इसके ऊपर जो है वो हंगामी बुनियादों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि शहर के बहुत से ऐसे इलाके जिसके अंदर लटकती तारें हैं, उससे हादसात जो होते हैं, पूरा घर जल जाता है, लोगों की अमवात होती हैं। इन चीजों के ऊपर फोकस करने की जरूरत है। ये अच्छी चीज है, अगर तो हाईलाइट किया गया तो इस पर काम का आगाज भी जल्दी होना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों को अब फाइनल टच दिया जा रहा है। कज़ाफी स्टेडियम की अगर बात की जाए तो तेजी से वहां पर काम चल रहा है और तामीराती काम अब तक मील के करीब पहुंच गया है और चैंपियंस ट्रॉफी की भी आमद है। तो यानी आप एक स्टेडियम की नई तस्वीर देखने के लिए तैयार हो जाए जहां पर आपके लिए सहूलियात होंगी। राव साहब, देखिए, ये तारीखी इकदाम हुआ है। कभी सोचा ही नहीं गया कि इंटरनेशनल स्टेडियम्स क्या होता है, और कभी भांपा ही नहीं गया कि इंटरनेशनल फैसिलिटीज क्या होती हैं। और इस तरफ कभी किसी ने नजर अगर भी नहीं आपने 5,000 रुपए की टिकट खरीदी है तो आपको व्यू किस तरह का मिलना चाहिए। इवन देन आपने 1,000 रुपए की भी अगर टिकट खरीदी है तो आपके सामने मैच नहीं आप देख पाते। अगर मैं मैच देखने जा रही हूं तो मेरी कोशिश होगी मुझे वो सीट मिले कि मैं अपने अगर आपको स्टेडियम जाने का कभी इत्तेफाक हुआ हो तो जो व्यू था वो हर तरफ से कंट्रोवर्शियल, 2-4 जो जगह थी, ज्यादातर जो 2 इंक्लूजर्स थे जिसमें फजल महमूद और इमरान खान इंक्लूजर था, या राजाज था, या फिर आपने वो फॉर एंड के वसीम वकार, ये 4 ऐसे इंक्लूजर से जहां से आपको व्यू मैच का प्रॉपर नजर आता था। उसके अलावा पूरे स्टेडियम में आपको या तो वो हाइट पे जाना पड़ता था और फिर व्यू था। अब क्या हुआ है, तब्दीली क्या आई है? अब जो आप 1,000 रुपया या 5,000 रुपया खर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके बिल्कुल सामने मैच हो रहा है। फिर 2 स्क्रीन्स लगाई हैं और आपको नजर आएगा प्लेयर खेलता हुआ सामने, और फिर वो जो जंगला था, जंगले खत्म करके व्यू को और ज्यादा क्लियर, यानी बिल्कुल आप टॉप पे बैठे हो, सेंटर में हो, या आप बिल्कुल नीचे बैठे हैं फर्स्ट रो में, आपके सामने मैच हो। ये होता मैच पहले भी सामने होता था, लेकिन व्यू का बड़ा इशू था। तो ये एक इंटरनेशनल स्टेडियम, आपको बताता हूँ, मैं कुछ दिन पहले खुद विजिट करके आया हूँ वहाँ पे ना, और जब मैंने देखा तो वाकई फील आई है कि आप इंटरनेशनल स्टेडियम है, क्योंकि मैं इंटरनेशनल स्टेडियम जो है उनको भी देख चुका हूँ। और जब मैंने लाहौर में इस तरह वही फील ली, अभी उसकी कुर्सियां लगी हैं, अभी वो पूरा एनवायरनमेंट नहीं बना। जब इसकी छतरियां लगेंगी, जब इसका पूरा एनवायरनमेंट आप देखेंगे, स्क्रीन लग जाएंगी, फिर तो मज़ा ही और होगा। और इसमें सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ है कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन रजा नकवी ने जिस तरह उन्होंने वज़ीर आला पंजाब के तौर पे काम करके दिखाया, जिस तरह उन्होंने वज़ीर दाखिला के तौर पे काम करके दिखाया, और ये स्टेडियम जो है 4 माह की कलील मुद्दत पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इतना बड़ा स्टेडियम, इतना बड़ा स्ट्रक्चर कभी किसी ने इतने रिकॉर्ड मुद्दत के अंदर नहीं बनाया। और मैं समझता हूँ ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। आपको कतर याद होगा, कतर के अंदर जब फुटबॉल मैचेस हुए थे तो वहां पे टेम्परेरी स्टेडियम बनाए गए थे, उसमें भी इतना टाइम नहीं लगा था, उसमें भी ज्यादा टाइम लगा था, वहां पे भी ज्यादा टाइम लगा। तो यहाँ पे मोहसिन स्पीड ने जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है, यहाँ पे जो काम करके दिखा दिया, नो डाउट। लश्कारे देखने के लिए सब लोग तैयार हो जाए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी की आमद है। फाइनल जो है वो तामीराती काम चल रहा है, तो नए स्टेडियम में नए रंग मैच के आप देखेंगे और आप जरूर इंजॉय करेंगे। जी, आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। कहेंगे हम सेगमेंट्स का सिलसिला शुरू कर रहे हैं जी, और सेगमेंट्स में सबसे पहले आज के मौसम की सूरत हाल।
अच्छा जी, वीकेंड कैसा गुजरेगा लाहौरियों का, क्योंकि अभी तो गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है, ऑल्दो रात को मौसम अच्छा हो जाता है। आजकल जो शादियां चल रही हैं, आप बड़े अच्छे तरीके से शादियां, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस पहन के जब शदीद सर्दी लग रही होती है तो आप इंजॉय नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा मौसम है जो शादियाँ आजकल हो रही हैं। फिर ओपन एयर भी शादियाँ हो रही हैं, और वो डे टाइमिंग्स में जो हो रही हैं उसमें मेरे ख्याल से थोड़ा सा मसला है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। सो मौसम जो है वो अभी फ़िलहाल अगर हम कहें तो खुशगवार है, बहुत ज़्यादा गर्मी वाला मौसम भी नहीं है। सो वीकेंड कैसा गुजरेगा, सैटरडे और संडे, क्योंकि 2 छुट्टियाँ होती हैं स्कूल्स में, ख़ास तौर पर बहुत सारे ऑफिस में भी होती हैं। तो फातिमा की तरफ चलते हैं। फातिमा, प्रेडिक्शन क्या है अभी का, पहले मौसम बताएं और फिर 2 दिन अगले कैसा रहेगा मौसम? जी, अभी के मौसम के हवाले से बात करें तो अना, जैसे कि आप बता रही थी कि मौसम जो है वो आजकल का ऐसा है कि शादियां हो या फिर कोई भी लुत्फानंदोज़ होने के लिए, तफरी हो, उसके लिए भरपूर तरीके से इस मौसम को खुशगवार कहा जा सकता है। क्योंकि इस वक्त जहां पे यकबस्ता हवाएं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि चल रही हैं, उसके साथ साथ हल्की फुल्की धूप जो सुबह के औकात में थी वो अब थोड़ी तेज़ हो गई है, जिसकी वजह से ठंड की शिद्दत में जो है खासी कमी देखी जा रही है, और खासा जो है ठंड में उसका असर कम हो गया है जनवरी की इस चमकती धमकती धूप की बाइस, क्योंकि जनवरी का आगाज़ हमने ये देखा था कि खुश्क सर्दी के साथ आया था और कुछ बारिश हुई थी, लेकिन अख्ताम जो है जनवरी का धूप के साथ होगा, और गर्मी जो है वो थोड़ी बहुत महसूस की जाएगी, लेकिन उस गर्मी का जोर जो है वो ठंडी हवाओं के साथ, उस शिद्दत के साथ महसूस नहीं किया जाएगा। शहरी जो हैं आज ही इस मौसम से लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं। वीकेंड में भी उनके काफ़ी प्लान बन रहे हैं, क्योंकि तफरीही मकामात में जहाँ पे अगर इस वक्त रुक किया जाए, मैं भी इस वक्त मॉडल टाउन पार्क में मौजूद हूँ, यहीं पे शहरी जो हैं वो खासे दिख रहे हैं हमें, अपनी फैमिली के हमरा इंजॉय करने आए हुए हैं ताकि इस मौसम से लुत्फानंदोज़ हो सके। तो वीकेंड में भी कई प्लान है शहरियों के कि इस मौसम को इंजॉय किया जा सके, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की जा रही है कि बारिश की तो कोई पेशन गोई नहीं है आइंदा 24 घंटों के दौरान, लेकिन आइंदा आने वाले जो चंद दिन होंगे धूप जो है वो यूं ही उसका सिलसिला बरकरार रहेगा, और साथ ही लेकिन रात के औकात में जो है सर्दी बदस्तूर महसूस की जाएगी। इस वक्त अगर दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो शहर का दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, कि ज़्यादा से ज़्यादा 19 तक जाएगा, जिसमें आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गर्मी जो है वो आज महसूस की जाएगी। इस वक्त मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो सूरज की किरणें भी वक्त के साथ साथ थोड़ी तेज़ तर होती चली जा रही हैं, लेकिन इस सूरज में बैठकर जो है शहरियों का एंजॉय करना बड़ा एक मज़ेदार लम्हात होते हैं, क्योंकि कोई फल खाना या फिर फैमिली के साथ कोई भी बातचीत करते हुए इस मौसम को एंजॉय करना। लेकिन दूसरी जानिब अगर फ़िज़ाइल आलूगी के हवाले से बात करें तो ये कहा जा रहा है कि लाहौर इस वक्त दुनिया में 5वें नंबर पर आ रहा है, तो थोड़ी बहुत उसकी शरह में इजाफा देखा गया है, रिकॉर्ड किया गया है 190 के साथ। तो शहरी इस मौसम को एंजॉय करने के साथ साथ एहतियात भी बरतें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे साथ मौजूद थी और मौसम की सूरत हाल के हवाले से आप हमें बता रही थी। अच्छा जी, बर्थडे लिस्ट की तरफ आना है, तो हमारी आज की बर्थडे लिस्ट क्या है जी? जिनकी बर्थडे हम उनको विश करने जा रहे हैं, अफशीन की बर्थडे है जी, इसके बाद मोहम्मद अरसलान, मकबूल, उस्मान अली, मोहम्मद शाफिन और अब्दुल्ला, लियाकत अली खान, और इसके बाद जी अर्शिया तारिक की आज सालगिरह। आप सब लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ यू।
आपकी सालगिरह भी हम ऐसे ही स्पेशल बनाएंगे। आपने क्या करना है जी, अपने पिक्चर्स और अपना नाम हमें भेज दें, प्रोग्राम में शामिल आप भी हो सकते हैं। अगला सेगमेंट है आज के भाव। हमारी रिपोर्टर उसवा इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, जो कि आज की रेट लिस्ट हमें बताएंगी। उसवा, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, आज सब्जियों के सरकारी नरखों और ओपन मार्केट के रेट्स में तजाद जो है वो रोज़ाना की तरह बरकरार है और साथ ही साथ आवाम के लिए ख़रीदारी उतनी मुश्किल की हुई है गिरा फरोशी ने। आज की रेट लिस्ट के हवाले से पहले मैं आपको कुछ आगाह कर देती हूँ। आलू दर्जा अव्वल की सरकारी कीमत जो है वो 60 रुपये मुकर्रर की गई है। ओपन मार्केट में सकत 120 तक फरोख्त होता दिखाई दे रहा है। प्याज दर्जा अव्वल की सरकारी कीमत जो है वो 90 रुपये मुकर्रर है। ओपन मार्केट में 150 रुपये तक भी फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर का सरकारी दाम जो है वो 60 रुपये है। ओपन मार्केट में 120 से 150 के दरमियान फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन का सरकारी दाम जो है वो आज 545 है। ओपन मार्केट में 600 से 650 के दरमियान फरोख्त किया जा रहा है। अदरक का सरकारी नर्ख 335 है। ओपन मार्केट में इस वक्त 400 से 450 रुपये के दरमियान फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से शिमला का सरकारी नर्ख जो है वो 120 मुकर्रर है। ओपन मार्केट में 170 रुपये तक फरोख्त की जा रही है। सब्ज मिर्च का सरकारी दाम जो है वो आज 100 रुपये फी किलो मुकर्रर है। ओपन मार्केट में इस वक्त 120 से 150 के दरमियान फरोख्त की जा रही है। मुख्तलिफ मार्केट्स में सब्जियों के मुख्तलिफ रेट्स हैं। मौसमी सब्जियाँ और गैर मौसमी सब्जियाँ जो हैं वो उनके रेट्स में भी कुछ ना कुछ फ़र्क आपको दिखाई ज़रूर देता है। खास तौर पर जो गिरा फरोशी का अमल है उसने अवाम के लिए खरीदारी खासी मुश्किल बना दी है। सब्जियों के रेट्स में अभी जो है वो गुज़िश्ता हफ्ते के अगर हम उसे देखें तो काफ़ी कमी देखी जा सकती है, मगर फिर भी अवाम के लिए मुश्किल इसलिए हो जाती है सब्जी खरीदना चूँकि गिरा फरोशी का अमल जो है वो रुकने का नाम नहीं लेता। इसीलिए अवाम की जानिब से मुतालबा किया जाता है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो रेगुलेशन लाजिम बनाए। हर मार्केट में एक ही रेट पर सब्जियाँ और दीगर अशिया जो है वो अगर मुहैया हो जाए तो अवाम के लिए खरीदारी बिलखसूस जो है वो सफ़ेद पोश तबके के लिए खरीदारी जो है वो आसान हो जाती है। जी थैंक यू सो मच, आपने हमें सब्जियों की कीमतें बताई और अवाम हमेशा ये कहती है कि अगर सरकारी रेट पर अमल हो जाए तो उनके लिए खरीदारी आसान हो जाए, और ये रिक्वेस्ट हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। आगे बढ़ेंगे, सब्जियों के रेट के बाद आपको बताएंगे माल का हाल। अच्छा जी, आप हम करेंसी रेट आपके साथ शेयर कर देते हैं कि आज के करेंसी रेट क्या है। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो प्रोग्राम के हिस्से में आज का हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है। सभी लोग बड़ा कंसर्न होते हैं जब भी बच्चे की पैदाइश के बाद बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी अगर ऑपरेशन हुआ है, नहीं भी ऑपरेशन सी सेक्शन आपका हुआ तो नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी लोग कहते हैं कि अच्छा बहुत ज़्यादा मोटापा आ गया है, अब करना क्या है। तो अक्सर ख़वातीन जो है वो घर में ही सौंफ का पानी जो है वो इस्तेमाल कर रही हैं, बॉयल करके जीरे का पानी इस्तेमाल कर रही हैं। तो बड़ा मुस्तनद तरीका आज हम आपके साथ शेयर करने जाएंगे। वो ख़वातीन जो कि डिलीवरी के बाद चाहती हैं कि जल्द उनका वेट जो है नॉर्मल हो जाए, बहुत एक्स्ट्रा जो मोटापा है वो कम हो जाए। साथ ही साथ एक और इशू जो है वो बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। सर्दी का सीज़न है, बच्चों के लिए तो सर्दी है अभी फ़िलहाल, तो बच्चों को सर्दी लग जाती है, नौमौलूद बच्चों को। उसके लिए क्या करना है, फिर कॉलिक इशू बड़ा आम है। तो अब इतने छोटे बच्चे को, 1, 2, 3 दिन के बच्चे को, 1 हफ्ते के बच्चे को आप मेडिसिन तो बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। सो उसके लिए अक्सर हम देखते हैं लोग घर पे पेट पे मालिश कर लेते हैं, बावजूद इसके ये इशू कंटिन्यू रहता है। तो आज उसका भी मुस्तनद तरीका बताएंगे जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। सो हमारे साथ जो हमारे मेहमान है, मैं तारुफ कराना चाहूँगी, हकीम अताउर रहमान सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब, हमारे आज के 2 मेन टॉपिक हैं, तो मैं सबसे पहले आना चाहूँगी वो ख़वातीन जो कि डिलीवरी के बाद चाहती हैं कि उनका वेट कम हो जाए, बहुत ज़्यादा जो एकदम से मोटापा और स्वेलिंग वाली सिचुएशन भी रहती है, क्या करना है उसके लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक तो सबसे अहम चीज़ ये है कि हमारे यहाँ ख़वातीन का चूँकि ज़्यादातर आपको पता है वो सी सेक्शन होते हैं, और सी सेक्शन में जो मेडिसिन दी जाती हैं वो बहुत गर्म होती हैं, और उसके अंदर जो खून का ज़िया है ख़वातीन का वो भी बहुत ज़्यादा होता है। जी बिल्कुल। तो इस सूरत में अद्वियात भी उन्हें गर्म खिलाई जाती हैं, तो औरत के अंदर तलखी आती है। ऐसी हालत में वो फिर ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कसरत से करते हैं, और आपको पता है जब ठंडी चीज़ें खून के ज़िया की हालत में कसरत से करें तो आपकी बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन बहुत बढ़ जाती है, और ओबेसिटी के जो मामला होते हैं, बिलखसूस जो आपकी फैट्स, एब्डोमेन फैट्स है ना, ये लटकना शुरू होती है।
तो इसके लिए हमारे पास बहुत कामयाब चीज़ मौजूद है। हम ये खवातीन को आज समझ लें कि उन खवातीन आप के अपनी लिए नोटबुक पकड़ लें और बता रहे हैं हकीम साहब के कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स। आज हम इंशाल्लाह एक ऐसा तोहफा देंगे कि जो भी खवातीन जचगी के मामलात में जिनके अंदर मोटापा आता है, और इवन के खाली मोटापा नहीं, कोई डिजीज जैसे डायबिटीज, शुगर का मामला होता है, तो वो भी अल्लाह के हुक्म से इस नुस्खे से रेक्टिफाई होगा। ठीक हो गया। मुझे चीजें पहले बता दे कौन कौन सी, ताकि इसमें मैं सबसे पहले मैं बता दूं कि दालचीनी, श्रीलंका की दालचीनी लेनी है, रिंग वाली। जी प्लीज, मिल जाती है जी, ये आराम से मिल जाती है। अच्छा, नॉर्मली दालचीनी जो होती है ना वो स्टिक वाली फॉर्म होती है, तो आजकल मैं भी दालचीनी का कहवा जो है वो बना के पी रही हूँ, तो वो स्टिक की फॉर्म में होती है। वो छाल होती है छिलके वाली। अच्छा, ये स्टिक है बेसिकली। अच्छा, तो ये ज्यादा इसकी एफिकेसी कंपैरेटिवली छाल वाली जो हमारी जो सिनेमम है दालचीनी है 70% ज्यादा इफेक्टिव है। चलें जी, मैं एक निकाल के दिखा दूं ताकि थोड़ा सा डिफरेंस पता चल जाए। नॉर्मली घरों में ऐसी दालचीनी होती नहीं है। हाँ जी, ये देखें, ये बिल्कुल राउंड में है। ये बिल्कुल राउंड में है, ये दिखा दें जी, बिल्कुल राउंड में है। जो दालचीनी होती है वो एक लकड़ी का सीधा सा टुकड़ा होता है, लेकिन आपने ये वाली लेनी है जो बिल्कुल राउंड में है। जी हकीम साहब, दूसरी चीज जो है ना हमारे पास मौजूद है, ये है सुंड, सूखा अदरक। सूखा अदरक, यानी अदरक को आपने नहीं मिल सकता तो आप ड्राई कर लें। हाँ, ड्राई कर लें, या पंसार से मिल जाता है। इसको हम जंजीबील भी कहते हैं और सुंड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी चीज हमारे पास मौजूद है। और तीसरी चीज हमारे पास मौजूद है बाऊ बरंग। ये एक हर्बल है, काली मिर्च की तरह के ये दाने होते हैं। मैं वही कह रही थी, ये तो हकीम साहब काली मिर्च लग रही है। नहीं, काली मिर्च नहीं है, ये है बाऊ बरंग। ठीक है, ठीक है, ये एक बीज है, बाऊ बरंग। बाऊ बरंग इसको हम कहते हैं। ठीक है, बाऊ बरंग। हाँ जी। चौथी चीज हमारे पास मौजूद है जिसको हम मको कहते हैं, मको दाना, जिसका अर्क भी बहुत मशहूर है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखता है। ये है मको। ठीक है। पांचवी चीज हमारे पास मौजूद है अजवाइन। ये तो हर घर में किचन रेसिपी है, घरों में मौजूद होती है। छठी चीज हमारे पास है जीरा स्याह। इसमें जीरा सफेद नहीं लेना, जीरा स्याह लेना होता है जी। ठीक है, ये है स्याह जीरा। ठीक है जी। ये अब हमारे पास सातवीं चीज अवेलेबल है सौंफ, जिसको हम बादियान भी कहते हैं। मौजूद होती है, ये हर घर में मौजूद होती है सौंफ। और आठवीं चीज सना मक्की। इसके बारे में भी बहुत से लोगों को कोविड के दौरान हमने बहुत ज्यादा सुना है। हाँ, और कोरोना के दिनों में भी आपको पता है इसका लोग इस्तेमाल करते थे। और नौवीं चीज है लेमन ग्रास। ठीक है, ये आपको पता है, ये एज आ कहवा आम घरों में भी इस्तेमाल होता है, डिलीशियस टेस्ट लगता है। अच्छा, इन 9 चीजों के अंदर से आप एक गिलास जो है ना, ये हमने जैसे एक गिलास पानी इसमें ऑलरेडी डाला हुआ है, एक गिलास पानी ले लें, उसके अंदर आप दालचीनी का ये एक टुकड़ा डाल लें। ठीक है, ठीक है। और इसी तरह ये जो सुंड है ये चने के बराबर डाल लें, बिल्कुल जस्ट लाइक ये छोटा सा इसका टुकड़ा जो है, जस्ट लाइक ये, क्योंकि ये हार्ड होता है। साहब, हम ना अगर एक बाउल में ये चीजें डालते रहे तो देखने वालों को मुझे वो आप बाउल पकड़ा दे, फिर हम उसको पानी में मिक्स कर लें। नहीं, वो छोटा वाला, छोटा बाउल। ठीक है, इसमें हम ये देखें जी, ये है दालचीनी का एक टुकड़ा डाल दिया, ये हमने रख लिया। ये है सुंड जी, सुंड ये ज्यादा है, इसको मैंने एक बहुत कम करना है, ये इतनी डालनी। अच्छा जी, चने के बराबर, चने के एक टुकड़े के बराबर, यानी बिल्कुल छोटी सी। दिखा आपको इसलिए रहे हैं कि हम ना ऐसे काम खराब कर देते हैं, तो फिर ऐसी बिल्कुल। ये एक चुटकी आप ले लें इसमें से बाऊ रंग से, जितनी आपके उसमें आ जाए। हाँ, एक चुटकी जितने दाने आ सके हैं, कोई 10-12 दाने हैं मेरे ख्याल से। इसी तरह जो मको दाना है, इसकी भी आप एक चुटकी थोड़ी बड़ी सी ले सकती हैं। ठीक है जी, लें जी प्लीज। ये देखें जी, ये एक चुटकी बिल्कुल। इसी तरह ये जो आपके पास अजवाइन है, इसकी भी आप एक चुटकी ले लें। लें जी, अजवाइन की भी एक चुटकी। ये गरम नहीं होती चीजें हकीम साहब? नहीं, गरम देखें तो इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी बाकी चीजें जो है ना एक दूसरे को कंपनसेट कर रही हैं। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक दूसरे का बदरका है। ठीक है। अच्छा, ये जीरा जो स्याह है, ये भी आपने एक चुटकी लेना है। ठीक हो गया। जीरा, काला जीरा जी, सफेद जीरा बिल्कुल नहीं है, लें काला जीरा। ठीक है, ये भी एक चुटकी ले लिया। सौंफ इसमें आपने लेनी है, बादियान जिसको हम कहते हैं, ये 2 चुटकी डालनी है आपने। लें जी 2 चुटकी, एक और ये जी 2 चुटकियां लें। तीसरी चीज है सना मक्की, इसको भी आप एक चुटकी डाल लें, थोड़े बहुत पत्ते इसके बिल्कुल ऐसे लें जी। इसमें डेंटल लग गया है, वो निकाल लें। चलें जी, ये निकाल लें, जो डंडियां बीच में, डंडियां निकाल लेनी। और आखिर में लेमन ग्रास के 2 या 3 इसकी पत्तियां जो हैं फूल से ही है ना, ये आप डाल लें। 2 डाल लें, 2 डाल लें, 3 डाल लें, ये जायका इधर से और ले लें आप, यहाँ से और ले, एक और डाल लें, 3 कर दें। ये देखें जी, चलें हो गए 3 डाल लें। अच्छा जी, हकीम साहब कह रहे हैं जी 3 रखें। चलें जी, ये लें जी, ये टोटल इंग्रेडिएंट्स तैयार हो गया जी। ठीक है, ये 9 चीजें हैं टोटल। ठीक है, और इनको आप एक गिलास पानी लेके ना जस्ट लाइक, तो इसमें आप डाल दें। ले जी, एक गिलास पानी लेके सारी चीज इसमें डाल के जी बॉईल करना है इनको। हाँ जी, इनको बॉईल करना है। अच्छा जी,
नहीं जी, ये तकरीबन 5 से 6 मिनट या 7 मिनट इसको हल्की आंच पे बॉईल करना है। ठीक है। उसके बाद इसको छान के फून के सुबह नहार मुंह 1 गिलास पी लें। तो 1 गिलास होगा तो वो अगर आधा हो जाता है 5-7 मिनट में आधा तो नहीं होगा वो, लेकिन पौना गिलास रह जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप इसको स्टेन करें, पौना गिलास हो जाएगा। हाँ, यानी पौना गिलास। फुल गिलास है तो उससे थोड़ा सा इतना सा नीचे हो तो आप उसको एब्सोल्युटली स्टेन कर लें। तो वो आप जब पानी पिएंगे अल्लाह के हुक्म से यकीन कीजिए कि ज्यादा दिन नहीं, 1.25 महीना जो छिले का एक टेन्योर होता है खवातीन का, वो 1.25 माह के अंदर ही विदिन 40 डेज अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेस फैट भी कम होगी और जो माबाद असरात मेडिसिन के हैं उनको भी कंपनसेट करेगी। और अक्सर खवातीन को गैस भी हो जाती है और ब्लोटिंग हो जाती है, उसमें बहुत का देखिए हर चीज के अल्लाह पाक ने कोई ना कोई बेहतरीन तासीर रखी है। हकीम साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, एक तो इसको गर्म करके पीना है कि आप नॉर्मल बाहर वाले टेम्परेचर का भी पी सकते हैं? नहीं, इसको आपने गर्म करके नीम गर्म कोसा कोसा पीना। हाँ, जिस तरह आप आराम से चाय वगैरह हाँ। फीड में पी सकते हैं। सेकेंडली, जो मदर फीड पे होती है जी, मदर फीड वाले भी ले सकते कोई नुकसान नहीं है? ये कोई नुकसान नहीं है। ये सारी चीजें लिवर की फंक्शन को भी, मेटाबॉलिक सिस्टम को भी ठीक करती हैं, नर्वस सिस्टम को भी ठीक करती हैं। तो इसलिए ये जो मदर फीड पे हैं बच्चे के लिए भी बड़ी मुफीद है ये चीजें, और जच्चा बच्चा दोनों के लिए मुफीद है। सही हो गया। चलें जी, इसको आप जरूर एक्सपीरियंस करें और अपना फीडबैक भी जरूर दें। अब आ जाएं जी हमारा दूसरा टॉपिक आज का, जो है बच्चों में कॉलिक इशू हो जाता है। बच्चों में पेट की गैस बहुत ज्यादा कॉमन इशू है और लोग मेडिकल जो है ना कॉलिक ड्रॉप्स तो बेतहाशा मार्केट में आप चले जाएं, लेकिन उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल ऐसी है। असल में देखें, बाज़ औक़ात मैंने आपको वही अर्ज किया कि जो छोटा शीर खा बच्चा है ना, वो दर हकीकत वालिदैन का अक्स है, और माँ की अंदर जो कंपनसेशन होंगी वो डेफिनेटली बच्चा उसको अडॉप्ट भी करता है। चाहे वो जीआईटी सिस्टम हो, चाहे वो नर्वस सिस्टम हो या डायबिटीज सिस्टम भी। अच्छा। अगर माँ को जचगी में शुगर होती है तो बच्चे में आने का भी चांस होता है। ये सारी चीजें अल्लाह पाक ने एक निज़ाम रखा है। और आपको पता है कि जिस तरह 9 माह पेट के अंदर खुराक का जरिया है बच्चे की, ऑब्वियसली, तो ये जो पहले 2 साल बच्चे गए हैं जिसमें शरीयत मुतहरा ने भी उसको दूध पिलाने का हुक्म दिया, और उसकी भी जो डाइट है ना वो माँ के ऊपर मुनहसर है। तो हमें चाहिए कि वो माएँ जो अपनी बदतमीजियां करती हैं वो बदतमीजियां ना करें उन दिनों, अपने आप को बिल्कुल लगाम दें हर चीज को, ताकि वो बच्चे की अच्छी परवरिश हो। यानी आप सख्त चीजें ना खाएं, बाहर की कोई चीज ना खाएं, तो वो तो बहुत सारी चीजें कीम साहब कहा जाता है कि आपने कोई सबज चीज नहीं खानी है। आपने असल में कच्ची चीजों का मना करते हैं, कच्ची सब्जियां ना लें, ठंडा पानी ना पिएं और बहुत ज्यादा मीठा ना खाएं, चूंकि ये चीजें होती हैं। अच्छा, उसमें मैं आपको बता रहा था कि जो बच्चों के अंदर हमारे पास ना हर्बल के अंदर एक अर्क है जिसको हम चोरका कहते हैं। चारों अर्क का एक कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, ये आप घर में भी बना सकते हैं। अच्छा। और ये कंपनीज का भी मुख्तलिफ मिलता है। अच्छा, हम चारों अर्क के नाम से इसको सुनते हैं। अब 4 अर्क के अंदर क्या है, इसके अंदर 4 चीजें होती हैं। इसके अंदर होती है अजवाइन, पुदीना, सौंफ और सोया। ठीक है, सोया क्या होता है? सोया ये सोयाबीन के जो बीज होते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, ये चारों चीजों का अर्क होता है। ये बच्चे को बिल्कुल 1/4 जो है ना कोसा करके वालदा भी पिएगी, तकरीबन 1 औंस आप कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल 1 औंस वालदा भी पिएगी और बच्चा भी पिएगा। अच्छा, चूंकि देखें माँ के दूध के जरिए बच्चों को उसकी एफिकेसी मिलती है, ठीक है, तो दोनों को दे सकते हैं। दूसरी चीज हमारे पास मौजूद है रोगन अरेंड कस्टर ऑयल। आपको पता है बड़ी कॉमन चीज है। जिन बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो, कब्ज हो, ये नाफ के जेरे नाफ पेट के कोसा कोसा करके उसको हल्के हाथ से मसाज करें। अच्छा, तो इससे जो बच्चों की बॉल मूवमेंट है ना वो माशाल्लाह बेहतर हो जाती है और जो कॉन्स्टिपेशन से भी रिलीफ मिलता है। ठीक हो। तो ये अल्लाह पाक की खास जो है ना कुछ चीजें ऐसी हैं और बेजरूरत चीजें हैं। अच्छा जी, अब ये चारों अर्क चोरका जिसे कहते हैं, दिन में कितनी दफा इस्तेमाल करने हैं और पानी डाल के इस्तेमाल करना है कि आपने डायरेक्ट? नहीं, ये डायरेक्ट दे सकते हैं, इसका जायका ठीक है और दिन में 2 बार ये दे सकते हैं आप। कड़वा जायका बिल्कुल नहीं, कड़वा नहीं है, जायका इसका बिल्कुल पानी की तरह का होता है और खुश जायका है, यानी कि बच्चा भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इसमें फिर वही बात यह है कि अपने मुआलिज के मशवरे के तहत आपने इस्तेमाल करना है। जो शीरखार बच्चे होते हैं बड़े नाजुक मामला होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये नहीं कि वो हमने अगर टेलीविजन में बता दिया तो हर बंदा वो उसकी क्वांटिटी का भी नहीं पता और दे रहा है। जो भी इसको इस्तेमाल करे अपने मुस्तनद मुआलिज जब रिकमेंड करेगा देन इस्तेमाल करे। ठीक हो गया। चलें जी, हकीम साहब मेरे साथ मौजूद है, मुझे अभी ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से हमने ज्वाइन करना है। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो हमने बच्चों में सर्दी लग जाने का टॉपिक भी डिस्कस करना है, बट हकीम साहब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिर्फ आप सौंफ को पानी में बॉईल करके ना मुसलसल पूरा दिन, जैसे आप आम पानी पीते हैं आफ्टर डिलीवरी, तो आप यही पानी पीते चले जाएं तो ये इनफ होता है, बच्चे का पेट भी इससे ठीक रहता है। तो ये भी प्रैक्टिस कर सकते हैं? जी बिल्कुल। देखें वो हमारा जो कराबादनी नुस्खा घरों में इस्तेमाल होता है ना, उसमें सौंफ है, पुदीना है और इलायची है। ठीक है, इसका पानी आप पूरा दिन भी पिएंगे कोई नुकसान नहीं। लेकिन जो नुस्खा मैंने बताया
बताया ना, ये 2 टाइम्स ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आप ले सकते, क्योंकि ये पूरा एक मेडिसिन है, ठीक है, पूरा एक इसका मैकेनिज्म होता है, तो इसलिए इसको नहीं आप पूरा दिन पी सकते। यानी सुबह और शाम, और सौंफ और पुदीने का पानी और इलायची, छोटी इलायची, ये आप पूरा दिन यूज, ये पूरा दिन आप यूज करें, उसमें ये कि आपके गैसेस भी नहीं होंगी और आप माशाल्लाह ठीक रहेंगे। अच्छा, इसको अब कुछ लोग कहते हैं बहुत सारा पकाना चाहिए ताकि उसका असर आ जाए, कुछ लोग कहते हैं कि वैसे ही आप बॉटल में डाल लें और वो नहीं, ज्यादा पकाने से देखें इसके अंदर बहुत से ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वोलेटिन ऑयल्स होते हैं जो उड़ जाते हैं, तो उसमें यह कि इसको आप दम पुख्त कर सकते हैं, हल्के आंच पे को 5-7 मिनट पका के, तो उसका एक्सट्रैक्ट पूरा आ जाता है, और वो जड़ी बूटियां उसी पानी में रहने दें, ऊपर से आप पानी पीते हैं, ठीक हो तो गया, वो बेहतरीन चीज है। ठीक है, अब छोटे बच्चों में मसला ये होता है कि आप उन्हें कोई दवाई जल्दी नहीं दे सकते हैं, और आजकल अगर ये है कि नौमौलूद बच्चे को सर्दी लग जाए, हकीम साहब क्या करना है? देखिए, नौमौलूद बच्चों को अगर ठंड लग जाए तो 2-3 चीजें हैं। एक तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैतून के हवाले से बड़ा एक रेफरेंस दिया है, जैतून का तेल खाने के लिए भी उसका रेफरेंस है हदीस में, और लगाने के लिए भी है। अच्छा, बच्चों में ठंड लगती है तो पसलियों में और सीने पे रास होते हुए हल्के हाथ से जैतून का तेल हमारे पास मौजूद है, ये जैतून का तेल मौजूद है। ये जैतून का तेल बच्चों को अच्छी तरह से मसाज करके और रात को पनाह बनो को सला दें, इससे भी बहुत फायदा होगा। दूसरी चीज, जिन बच्चों को नमूनिया हो जाता है, ठंड लग जाती है और शिवरिंग होती है, तो उसके अंदर 3 चीजें हैं बड़ी सेफ साइड। ये देखें जी, ये है अब्रेशम, इसका खोल है, ये एक अब्रेशम ले लें, 1 कप पानी ले लें गर्म, ठीक है, 1 कप गर्म नीम गर्म पानी में, बल्कि इसको बॉयल कर लें, एक ये खोल ले लें छोटा सा, इसी तरह ये ले लें गाओ जुबान, ठीक है, इसकी भी 1 चुटकी डाल लें गाओ जुबान की, ठीक है, तकरीबन इसकी ये देखें 1 चुटकी इसकी डाल दें गाओ जुबान, बिल्कुल नौमौलूद बच्चों, हाँ जी, छोटे बच्चों को। और ये है गुले गाओ जुबान के ही ये फूल हैं, बड़े खुशनुमा है, ये भी 1 चुटकी लेके तो इसको हल्के हाथ पे जो है ना पका लें, ठीक है, को 5-7 मिनट पकाने के बाद 1-2 चम्मच बच्चे को पिलाएं आप, और दिन में 3 बार 1-1 चम्मच दे दें बच्चे को, और बाकी जो अलग इसके वालदा भी। और हमने वो लेना ना, टीस्पून लेना कि जो आप खाने के वाला टीस्पून बच्चे को आप दे सकते हैं। और आप इमेजिन करें, इतना जबरदस्त, ये एलर्जी में, एस्थमा में, एस्थमेटिक एलर्जी में, ब्रोंकाइटिस तक में इसका बहुत जबरदस्त रिजल्ट है, और ये बेजरर चीज है, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो ये आप बच्चों को दें, उसके साथ आप बच्चों को शहद का इस्तेमाल करवाएं। अच्छा, छोटे बच्चे? हाँ बिल्कुल, देखें आप गुट्टी दे सकती हैं शहद की, यानी कि शीरखार बच्चे का पहला दिन जो गुट्टी का है वो भी आप दे सकती हैं, बिल्कुल ठीक है। और शहद जरूरी नहीं कि आपने उसकी क्वांटिटी, शहद को आपने बिल्कुल ये उंगली की टिप्स पे रख के चटाना है, बस वो उसके मैदे में क्या जाना, उसके मुंह के जाके मुंह के अंदर इसके जायका रहना है, और मुंह के अंदर ही तक रहना है, तो अल्लाह ने उसको शिफा देनी है, शहद में अल्लाह ने शिफा रखी है, सही। तो एक तो शहद का इस्तेमाल बच्चों को बिल्कुल थोड़ा सा चटाया करें, दूसरे नंबर पे ये जो मैंने आपको रेसिपी बताई है, और तीसरा जो जैतून का तेल है एज अ लोकल एप्लीकेशन, और चौथा आप बच्चों के लिबास के हवाले से और उसकी एहतियात कीजिए, ठीक हो गया, कि उन बच्चों को पूरा जैसे क्लाइमेटिक चेंजिंग आती है जिसमें बच्चों के बीमार होने का खदशा है, उसमें उन बच्चों को बिफोर द टाइम मौसम की मुनासबत से लिबास बनाया जाए। अच्छा, आपने जैतून का तेल कहा, तो बच्चे की सिर्फ चेस्ट पोर्शन पे, अगर उसको पसलियों में, चेस्ट में और थोड़े गला भी मार सकते हैं, ठीक है। और हकीम साहब, इसका तरीके क्या क्या? बहुत जोर जोर से आपने उसको हल्का सा गरम कर लें। बच्चा शीरखार बच्चा, मासूम बच्चा होता है, बड़ा नाजुक होता है, इसको आपने हल्के हाथ से मसाज करना है, ठीक है, और उसको हल्का सा गरम कर लें। नीम गरम कर लेंगे तो बहुत बेहतर है, लेकिन नीम गरम करने के बाद जरूरी है कि फिर बच्चा कहीं से भी हवा ना आए, उसको सोते हुए फिर ये अमल करें आप, ठीक है। हकीम साहब, दूसरा मुझे ये बता दें, ये जो तमाम चीजें हैं जी जी, ये आराम से मिल जाती है किसी भी पंसार की दुकान से? जितनी चीजें अभी मैंने आपके इस शो में बताई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये हर गली मोहल्ले के पंसार से मिल जाती है। पाकिस्तान से बाहर जितने लोग हैं वो भी बासानी इनको ही मिल सकती है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर डिलीवरी ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कि वैसे भी जो लोग वेट कम करना चाह रहे हैं इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके ये एक्स्ट्रा फैट है? जी 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 जी, ये जो हमने फॉर्मुलेशन बनाई है ना, ये ज्यादातर तो आफ्टर डिलीवरी देते हैं, लेकिन जो नॉर्मल लोग जिनके अंदर ओबेसिटी है, देखें इंटरनेशनली 14 रीजन हैं मोटापे की, तो हमने देखना है कि अगर वो मोटापा खवातीन के अंदर गायनिक से रेलिवेंट कोई पीसीओएस की वजह से है तो हमने उसको रेक्टिफाई करना है, अगर कॉन्स्टिपेशन की वजह से मोटापा है तो हमने उसको रेक्टिफाई करना है, अगर वो मोटापा जेनेटिकली इश्यूज हैं उसको रेक्टिफाई करना है, अगर वो मोटापा लीवर का मेटाबॉलिज्म आपका स्लो है उसकी वजह से, तो हमने उसको, हम देखें, हम ट्रीटमेंट, हिकमत का ट्रीटमेंट सिम्टम पे नहीं होता, असबाब पे होता है, सबब पे होता है। आपने पहले सारा हिस्ट्री लेनी है ना, कि क्या पहले हमने हिस्ट्री लेनी है, अगर जो वजूहात है हमने उसको रेक्टिफाई करना है तो अलामात दूर हो जाएंगी। तो इसलिए ये नुस्खा ज्यादातर जो मोर देन 70% उन खवातीन को फायदा देगा, सेफ्ट है, जो इसमें बच्चों की ज़चगी के बाद जिनमें मोटापा। चलें जी, हकीम साहब आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमने ये रेसिपी आपके साथ शेयर की है, तो आपने ज़रूर इसका फीडबैक हमें देना है और बताना है कि जी
कैसा रहा आपका ये एक्सपीरियंस? बहुत ज़बरदस्त है। हमेशा ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें होती हैं जो आपको नुकसान कोई नहीं दे सकती हैं। अद्वियात बिल्कुल नहीं होती हैं, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ें, और बहुत सारी इनमें से चीज़ें वो हैं जो आपके घरों में मौजूद होती हैं। तो इसका ज़रूर हमें फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह हम आप बाकी इशूज़ जो आप डिस्कस करते रहते हैं हम वो भी लेकर आएंगे, उन पर भी हम जो है आपको ज़रूर गाइड करते रहेंगे, राय आपके साथ माहिरीन की शेयर करते रहेंगे। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। आपकी हेल्थ हमारे लिए हमेशा बहुत प्रायोरिटी में रहती है, तरजीहात में हमारी रहती है, तो हम चाहते हैं कि आपको हर तरह से हम हेल्दी रखें। तो देख लेते हैं आज की हेल्दी टिप। हमारे फिटनेस ट्रेनर जुहेब हमारे साथ हैं। जी जुहेब, ओवर टू यू। गाइस, दिस इज बुखारी। आई एम इंटरनेशनली सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर। मेरे साथ है मरियम, और आज का जो हमारा वर्कआउट है वो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इसके हम क्या करेंगे, एक एक्सरसाइज हम चूज करेंगे हाई इंटेंसिटी की जो टफ होगी, दूसरी हम लाइट इंटेंसिटी की करेंगे जो कि हमारा रेस्टिंग टाइम भी आज सेम टाइम होगा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के हम एक्सरसाइज करेंगे। और वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले हम हमेशा की तरह वार्म अप करेंगे और मार्च के साथ ही करेंगे। आज शाबाश। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। ओके, फर्स्ट हम अपनी हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करेंगे केटलबेल स्विंग्स। हाई इंटेंसिटी जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं वो मोस्टली मल्टी मसल होती हैं। ओके शाबाश। 10 रैप्स करेंगे। इसके अंदर इस मल्टी मसल एक्सरसाइज के अंदर आपके क्वाड्रिसेप्स यूज हो रहे हैं, आपके ग्लूट्स, आपके हिप्स यूज हो रहे हैं, आपका लोअर बैक यूज हो रही है, आपका एब्डोमिनल यूज हो रहा है, आपका शोल्डर यूज हो रहा है, आपके आर्म यूज हो रहे हैं। शाबाश। 3, 2 and 1। परफेक्ट मरियम। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे लो इंटेंसिटी की। उसमें हम यूज करें डंबल यूज करेंगे और करेंगे बाइसेप कर्ल्स। शाबाश। 10, 9, 8, 7, 6। शाबाश। 5, 4, 3, 2 and 1। बहुत अच्छे। नेक्स्ट हम हाई इंटेंसिटी पे अगेन जाएंगे। हम करेंगे इसमें सोमो स्क्वाट्स का डबल के साथ, और ये एक्सरसाइज हम डंबल के साथ भी कर सकते हैं। शाबाश। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। बहुत अच्छे। लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे जो कि है ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन। पहले हमने किया था बाइसेप, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमने डाली है लो इंटेंसिटी की ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन। शाबाश। 10, 9, 8, 7, बहुत अच्छे, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। शाबाश। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे थ्रस्टर्स। नीचे जाएंगे, केटलबेल पकड़ेंगे, देन आप पुश करेंगे। थोड़ा सा अपना एंगल चेंज कर, इस तरफ है फेस, इस तरफ फेस मेरे तो। हाँ ओके, ताकि साइड एंगल भी आपको पता चले आप कितना डीप जा रहे हैं और कितना अप जा रहे हैं। परफेक्ट। शाबाश। अब आप मरियम की नीज को देखते हैं, आपके लेग्स को देखते हैं, बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन पे हैं। शाबाश। परफेक्ट। 5 रैप्स मोर मरियम। 5, 4, 3, 2 and 1। शाबाश, एक्सीलेंट। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी शोल्डर प्रेस है। शाबाश। डंबल्स में ये आप कर रहे हो डंबल लैटरल रेज, हम करें शोल्डर प्रेस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। शाबाश। 1, 2, 3, 4, 5, एक्सीलेंट। 6, 7, बहुत अच्छे, 8, 9 and 10। शाबाश, डन। शाबाश। अच्छा, ये हमने अब आज की हैं 6 एक्सरसाइज, 3 हाई इंटेंसिटी और 3 लो इंटेंसिटी, और सबके आपने 20 रैप्स करने और 3 सेट्स करने और अपना फीडबैक हमेशा कितना देना है। थैंक यू सो मच मरियम, आपका बहुत शुक्रिया, आप इतना कोऑपरेट करें हमारे साथ, इतनी अच्छी एक्सरसाइज करके दिखा रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि मरियम के एक्सरसाइज के अंदर जो इनकी मूवमेंट है। थैंक यू सो मच जुहेब, आपने हमारे साथ आज की टिप शेयर की। नाज़रीन, आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारी और आपकी मुलाकात अब कल होगी सेम टाइम पर, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।